तो नमस्कार विद्यार्थियों, हम अगले सेक्शन पे चलेंगे। बीएनएस के अगला सेक्शन है आपका सेक्शन 3, जो साधारण स्पष्टीकरण जर्नल एक्सप्लेनेशन के हेडिंग के साथ आपके सामने आता है। यदि हम सेक्शन चैप्टर 1 के सेक्शन 3 को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन निर्वाचन के नियम बताए गए हैं प्रॉपर तरीके से, जो पहले आपके आईपीसी में चैप्टर 2 के तहत ही बताए गए थे। यानी कि जो साधारण स्पष्टीकरण का चैप्टर था उसी के अंतर्गत बताए गए थे, लेकिन अभी बीएनएस में इसको एक अलग सेक्शन दे दिया गया, सेक्शन 3। तो कौन कौन से निर्वचन के नियम हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये निर्वचन के भी नियम हैं और ये साक्ष्य के नियम भी कहे जाते हैं, रूल ऑफ एविडेंस या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वचन के नियम, ठीक है ना, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो कौन कौन से रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है? सबसे पहले आपका जो आईपीसी का सेक्शन 6 था उसको सेक्शन 3 क्लॉज 1 में कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि इस संहिता यानी कि ये जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता में जो भी अपराध डिफाइन किया गया है, जो भी डेफिनेशंस बताई गई हैं, जो भी इलस्ट्रेशन बताए गए हैं या जो प्रोविजन बताए गए हैं, वो सभी इसके अध्याय 3 में वर्णित साधारण अपवाद के अंतर्गत आएंगे। जर्नल एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग उनको रखा जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है समझिएगा। साधारण अपवाद जर्नल एक्सेप्शंस में आपने ये पढ़ा है कि वहां पे बताया गया है कि कौन से कार्य हैं जो अपराध की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे कि यदि कोई लोक सेवक है, लोक कर्तव्य के पालन में किसी को उपहति पहुंचा देता है, मार देता है, तो चूंकि वो लोक कर्तव्य का पालन कर रहा है, सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है, तो तथ्य की भूल की वजह से, क्योंकि विधि द्वारा जस्टिफाइड काम कर रहा है, विधि द्वारा जो है तो उसको आदेश दिया गया है वो काम कर रहा है, और तथ्य की भूल की वजह से वो किसी को मार देता है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार कोई बालक है, बच्चा है, उसका एज है 7 साल से कम का, ठीक है, वो यदि किसी को मार देता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को आपका यहाँ पे बताया गया है आपका जर्नल एक्सेप्शंस में। अब समझिएगा, जैसे आप कोई भी परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे आप मर्डर का परिभाषा पढ़ें, तो मर्डर की परिभाषा, हत्या की परिभाषा में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति, क्या लिखा है, जो कोई व्यक्ति। अब जब हम पढ़ते हैं हु एवर पर्सन, जो कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति में तो सब आते हैं, व्यक्ति में सभी आ जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की परिभाषा में वह व्यक्ति नहीं आएगा जो 7 साल से कम एज का है, उस व्यक्ति की परिभाषा में वह व्यक्ति नहीं आएगा जो पागल है, उस व्यक्ति की परिभाषा में वह व्यक्ति नहीं आएगा जो लोक सेवक है, लोक कर्तव्य के पालन में कार्य कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अब हर धारा में यदि इन प्रावधानों को डालते तो आपकी जो आईपीसी हो या बीएनएस हो लंबा हो जाता। तो इनको इन्होंने क्या किया, एक सेक्शन में लिख दिया कि जितनी भी अपराध है, परिभाषा है, उदाहरण है और जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी साधारण अपवाद के अंतर्गत आएंगे। मतलब आप जब जो कोई पढ़ो तो ये मान के चलो कि इसमें आपका 7 साल से कम एज का बालक नहीं आएगा, पागल नहीं आएगा, लोक सेवक नहीं आएगा, या प्राइवेट डिफेंस में कोई मर्डर है वो नहीं आएगा। तो ये आपको पता रहे, तो इसलिए इसको यहीं पे आपका लिख दिया। पहले ये आईपीसी में लिखा था सेक्शन 6 में, और अभी बीएनएस में इसको लिख दिया सेक्शन 3 क्लॉज 1 में, क्योंकि ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इसके बाद आप 2 इलस्ट्रेशन भी देख लोगे, लगभग वही बातचीत करता है, ठीक है। तो जैसे कोई पुलिस वाले ने किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लेता है जिसने हत्या की है, और अब देखो किसी व्यक्ति ने हत्या की है, अब एक सामान्य व्यक्ति यदि किसी को पकड़ लेता है, सामान्य व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन मतलब पकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन पढ़ेंगे बीएनएसएस में बताया गया प्रावधान, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद तुरंत उसको पेश करना पड़ेगा किसके सामने, किसी पुलिस वालों को पेश करना पड़ेगा। आप उसको पकड़ के रख नहीं सकते, भले उसने मर्डर किया है, कोई भी अपराध किया है, लेकिन पुलिस वाला किसी व्यक्ति को, जो अपराधी है, जिसके बारे में संदेह है कि अपराध किया है, वो उसको जेल में डाल सकता है, और पुलिस वाले के ऊपर सदोष परिरोध का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि वो
विधिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी कर रहा है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भले ही किसी मर्डरर को पकड़ता है, किसी टेररिस्ट को पकड़ता है, तो यहाँ पे ये कहता है कि पकड़ के यदि डिटेन करके रखता है सामान्य व्यक्ति तो अपराध होगा, क्योंकि आपने, भले वो अपराधी है लेकिन फिर भी आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। लेकिन यही काम पुलिस वाला करेगा तो अपराध नहीं है। तो अब हर जगह ही लिखा है, जो कोई व्यक्ति किसी का परिरोध मतलब सदोष परिरोध करेगा उसको इतनी सजा। अब जो कोई में पुलिस वाला नहीं आएगा, तो इसलिए आपका ये पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पर लिखी गई है। तो ये है आपका क्लॉज 1। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए। तो अगला प्रोविजन है यहाँ पर, अब देखो ये जो अगला उप सबसेक्शन 2 है, ये आईपीसी की सेक्शन 7 से इंटरलिंक थी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपीसी में भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। वो इतनी सी बातचीत करता है कि जितने भी एक्सप्रेशंस यानी कि जो भी स्पष्टीकरण यहाँ पे बताए गए हैं, आपके स्पष्टीकरण के तहत बताए गए हैं, ये संहिता में सभी जगह उपयोग किए जाएंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बातचीत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब अगला है क्लॉज 3, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा आईपीसी में एक सेक्शन थी 27, जो ये कहता था कि यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के किसी वजह से उस व्यक्ति के पति पत्नी, अब पत्नी, लिपिक या सेवक, अब समझना यहाँ पे पति पत्नी, इंग्लिश में देखोगे शब्द यूज किया गया है स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। इसका मतलब क्या होता है? जीवन साथी। तो जैसे मान लो कि पत्नी कोई अपराध करके संपत्ति लेके पति को दे दिया, या पति ने अपराध करके कोई संपत्ति पत्नी को दे दिया, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना पति पत्नी दोनों लिखा हुआ है, स्पाउस शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। तो पति पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है तो माना जाएगा कि वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। पहले इसको स्वामी लिखा था, वो पर्सन के बता दिया, है ना। तो जैसे कोई पति है, वो अपराध करके कोई संपत्ति लाता है, पत्नी को दे देता है, तो ये माना जाएगा पति कब्जे में संपत्ति है। कोई पत्नी अपराध करके कोई संपत्ति लाती है, पति को दे देती है, तो माना जाएगा कि वह संपत्ति उस कह सकते हो पत्नी कब्जे में है। लिपिक का मतलब क्लर्क आप समझते हो, और सेवक सर्वेंट, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनके कब्जे में संपत्ति मतलब कि व्यक्ति, उस व्यक्ति के कब्जे में, ठीक है, जिस व्यक्ति के कारण उसको कब्जा मिला है, उस व्यक्ति की संपत्ति उसको माना जाएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ये आपका सेक्शन 3 क्लॉज 3 जो है तो आपका यहाँ पे कहता है। अगले क्लॉज 4 भी इतना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, आईपीसी के सेक्शन 32 में बताया गया था, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो। लेकिन क्लॉज 5 से लेकर के क्लॉज 9 तक के प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने आईपीसी में पढ़ा होगा कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, ठीक है। तो सामान्य आशय के संबंध में बातचीत, यानी कि कह सकते हो कि संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटीज। तो संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो कि पहले आईपीसी की बातचीत करें तो आईपीसी में सेक्शन 34 से लेकर के 38 तक में, बेसिकली 38 तक में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत बताया गया था। इस संयुक्त दायित्व सिद्धांत को आपके बीएनएस में सेक्शन 3 से क्लॉज 5 से, मतलब सेक्शन 3 क्लॉज 5 से 9 तक में बताया गया है। प्रोविजन सेम है, एज इट इज है, जैसा कि आईपीसी में बताया गया था, बस यहाँ पे थोड़ी सी धाराएं बदल दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा मैंने एक चार्ट बना दिया है। तो सेक्शन 3 कह सकते हो कि 3 उपधारा 5, 3, 6 और 3, 9, ठीक है ना, ये 3 जो प्रोविजन है, इसके तहत क्या हो रहा है? एक कार्य हो रहा है, 1 एक्ट हो रहा है, कई व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं, और एक कार्य को कई व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, तो उससे कई अपराध, मल्टीपल ऑफेंस, एक या 1 या मल्टीपल ऑफेंस, एक या कई अपराध निकल के सामने आ रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में उन व्यक्तियों का आपराधिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के लिए डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटीज, ये 3 धाराएं काम करती हैं। कौन कौन सी? आपकी सेक्शन 3 क्लॉज 5, 3 क्लॉज 6, 3 क्लॉज 9, ये 3 सेक्शन जो है तो इनके बारे में बातचीत करती हैं, ठीक है। जो सामान्य आशय और समान आशय के अंतर्गत, यानी कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के अंतर्गत इसको आप
मान सकते हो, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 क्लॉज 7 है। अब ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पार्टली एक्ट या पार्टली ओमिशन हो रहा है। एक व्यक्ति थोड़ा सा कार्य अपराध है, तो फिर आपराधिक उत्तरदायित्व का निर्धारण कैसे किया जाए, इसका उत्तर दिया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 7 में। पहले आईपीसी में ये 36 थी, है ना। और इसके बाद अगला है 3 क्लॉज जो 8 है। तो ये बेसिकली यदि कई कार्य, मल्टीपल एक्ट, कई व्यक्तियों द्वारा सहयोग से, कॉर्पोरेशन से किया जाता है और उसमें एक या अधिक अपराध निकल के सामने आते हैं, तो उनके आपराधिक उत्तरदायित्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में बातचीत जो है आपका पर्टिकुलर सेक्शन 3 क्लॉज 8 यहाँ पे करती है, ध्यान में रखिएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन धाराओं को थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट लायबिलिटी का मतलब कि जब किसी कार्य को करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी इसको अपन बोल सकते हैं, रचनात्मक दायित्व भी बोल सकते हैं, पर ज्वाइंट लायबिलिटी द बेस्ट इसका जो है तो मतलब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपस में कोऑपरेशन, सहयोग या कॉमन इंटेंशन से चीजें की जाती हैं। कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति सामान्य आशय के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि भाई मस्तिष्क का भी पढ़ेंगे, है ना, ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए ज्वाइंट यानी कम ज्वाइंट, तो ज्वाइंट की बातचीत करते हैं मतलब कम से कम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एक बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि 5 से ज्यादा होगा तो सामान्य उद्देश्य होगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। यदि 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, कॉमन ऑब्जेक्ट अलग कहानी है, धारा 190 बीएनएस में पढ़ेंगे उसको, लेकिन मैं कॉमन इंटेंशन की बातचीत कर रहा हूं जो यहाँ पे आपकी बताई गई है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे इन प्रोविजंस को देखेंगे, तो मैं चूंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, इसलिए बहुत डिटेलिंग के साथ चीजों को हम नहीं देखेंगे, पर काम की सभी बातें आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई आपराधिक कार्य, यहाँ पे देखिए सेक्शन 3 क्लॉज 5 का एसेंशियल, कोई आपराधिक कार्य यानी क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा, बाय सेवरल पर्सन, ठीक है ना, उन सबके सामान्य आशय के अग्रसर में, ठीक है ना, इन द फर्दरेंस, यहाँ पे एडवांस हो गया, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो उन व्यक्तियों के सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाता है। द क्रिमिनल लायबिलिटी ऑल पर्सन शैल बी लाइफ इक्वल, तो सभी व्यक्तियों का आपराधिक उत्तरदायित्व क्या होगा, समान होगा। अब यहाँ पे कि किस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाएगा, तो सामान्य आशय का मतलब क्या होता है, तो इसको वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के केस में प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड किया था कि अपराध के पहले यदि व्यक्तियों के मस्तिष्क का पूर्व मिलन साबित हो जाता है तो माना जाएगा कि उनके भी सामान्य आशय है, ठीक है ना, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड बिफोर कमिटिंग एनी ऑफेंस बाय द पर्सन, तो किसी व्यक्तियों के द्वारा अपराध करने के पहले मस्तिष्क का पूर्व मिलन यदि साबित कर दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन इंटेंशन बोलते हैं। यानी आप कोई भी ऐसा सबूत पेश कर दो जिससे ये साबित हो जाए कि अपराध के पहले इन्होंने प्लानिंग बनाई थी आपस में बैठ करके, तो ऐसी कंडीशन में उसको कॉमन इंटेंशन बोला जाएगा। इस केस में क्या था कि एक, क्योंकि इसको पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, संकरी टोला पोस्ट मास्टर मर्डर केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस केस में क्या था कि एक 4-5 लोगों ने मिल करके एक पोस्ट ऑफिस को लूटने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान पोस्ट मास्टर की हत्या हो गई, बाकी सब फरार हो गए, लेकिन वीरेंद्र कुमार घोष जो है ये बंदूक के साथ बाहर रैकी करता हुआ, यानी इसका काम क्या था, बाहर आपको ध्यान रखना है, और वहां पकड़ा गया, न्यायालय के सामने पेश किया, इसने बचाव लिया कि साहब मैंने मर्डर नहीं किया, जिसने गोली चलाई थी वो भाग गया, लेकिन सबूत से ये साबित हो चुका था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी साबित हो चुका था, क्योंकि वीरेंद्र कुमार को बंदूक के साथ पकड़ाया गया था, और बाकी सबूत से साबित हो चुका था कि पहले इन्होंने बैठ करके प्लानिंग की थी और बंदूक लेकर के पोस्ट ऑफिस पहुंचे थे। अब बंदूक लेके आप पोस्ट ऑफिस पहुंचोगे तो डांडिया खेलने के लिए तो जाओगे नहीं, बंदूक लेके जाओगे मतलब जरूरत पड़ेगी तो गोली चलाएंगे, और वीरेंद्र कुमार घोष के पास भी बंदूक थी,
मतलब यदि उसके पास भी वो भी यदि अंदर होता पोस्ट मास्टर को लूटने की जगह पर, तो वो भी गोली चला सकता था। यानी कि सबने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ये अपराध किया है, इसलिए सभी का आपराधिक दायित्व बराबर माना जाएगा। तो भले ही वीरेंद्र कुमार घोष ने गोली नहीं चलाई है, मर्डर नहीं किया है, मर्डर उसके साथी ने किया है, लेकिन चूंकि सभी का आपराधिक दायित्व बराबर माना जाएगा, तो वीरेंद्र कुमार घोष भी पोस्ट मास्टर की हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। तो ये इस केस में डिफाइन किया गया था, ध्यान में रखिएगा 1925 में। बाद में इसमें पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन क्या है, तो इसको कई केस है, लेकिन एक बढ़िया केस है हरवंश कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें कहा गया था बेसिकली ये रूल ऑफ एविडेंस, ये क्या है, साक्ष्य का नियम है। सेक्शन 3 क्लॉज 5 इज ए रूल ऑफ एविडेंस। ये साक्ष्य का नियम है, ये किसी सब्सटेंटिव सारभूत अपराध को क्रिएट नहीं करता है। जैसे कई बार लोग अंतर पूछते हैं ना, पहले पूछते थे 34(1)49 में अंतर बताओ, यानी 34 यानी क्लॉज 3 सेक्शन 3 क्लॉज 5 और सेक्शन 190 अभी बीएनएस की, तो उनमें अंतर, तो अंतर क्या है, ये साक्ष्य का नियम है और वो एक तरह से एक विशिष्ट अपराध है। यहाँ पे 2 व्यक्ति चाहिए, वहां पे 5 व्यक्ति चाहिए। ये सभी अपराध, ये मतलब देखा जाए तो आईपीसी में परिभाषित सभी अपराधों के लिए सामान्य आशय काम कर सकता है। सामान्य उद्देश्य केवल उन्हीं पर्टिकुलर अपराधों के लिए काम करेगा जो आईपीसी की सेक्शन 141 और बीएनएस की सेक्शन 189 में डिफाइन किए गए हैं। पढ़ेंगे, जिसको अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव बोला जाता है। तो विधि विरुद्ध जमाव के जो अपराध बताए गए हैं, केवल वहीं पे सामान्य उद्देश्य काम करता है, लेकिन सामान्य आशय सभी अपराधों के लिए, यानी आपके आईपीसी बीएनएस में जितने भी अपराध डिफाइन किए गए हैं, सबके लिए कॉमन इंटेंशन काम करता है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब किस प्रकार से धारा लगती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो ये सब जजमेंट का विषय है और आपसे बेसिकली यही अंतर कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे अगली क्लॉज हम देखते हैं, अगला क्लॉज हम देखते हैं यहाँ पर सेक्शन 3 क्लॉज 6। तो 3 क्लॉज 6 देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई आपराधिक कार्य, एनी क्रिमिनल एक्ट, ठीक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, डन बाय मेनी पर्सन, कई व्यक्ति कर रहे हैं। अब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन सबका अलग अलग है, सबका आपराधिक आशय और ज्ञान अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में डिटर्मिनेशन द क्रिमिनल लायबिलिटी शुड बी डन। तो यहाँ पे यदि अलग अलग है तो उसके आधार पर, द बेसिस ऑन, ठीक है ना, उसके आधार पर आपराधिक दायित्व का निर्धारण किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझना, मान लो कि मुझे एक व्यक्ति से खानदानी दुश्मनी थी, मतलब खानदानी दुश्मनी थी, जैसे पिक्चरों में देखा ना, खानदान की दुश्मनी चली आ रही थी, तो मैं एक से खानदानी दुश्मनी थी, है ना। और मेरा एक दोस्त था, उसको भी उस व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति था, उसको भी खुन्नस थी। अब उसकी खुन्नस क्या थी कि उस एक्स ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे, वापस नहीं कर रहा था, तो मैं उसको मारना चाहता था। अब मेरा मारना मतलब मैं जान से मारना चाहता, खानदानी दुश्मनी। मेरा दोस्त भी उसको मारना चाहता था, एक्स को, लेकिन मेरा दोस्त का मारना मतलब कि जाएंगे 2-4 झापड़ मारेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है। तो मैंने उसको फोन लगाया, मैं एक्स को मारने जा रहा, तू भी चलेगा? वो भी साथ में चल लिया। हम दोनों गए और उसने भी हाँकी रख ली, सोचा कि मार के चले आएंगे, और मैं गया, बंदूक निकाला, गोली मार दी, ठीक है। और मेरा दोस्त ने हाँकी 1-2 मारी थी कि मैंने गोली मार दी। तो अब यहाँ पे समझना, हम दोनों साथ में गए, हम दोनों का इंटेंशन सिमिलर था, उसको मारना, लेकिन मेरा इंटेंशन जान से मारना था, क्योंकि मेरा इंटेंशन के पीछे का जो मोटिव था वो बड़ा था और उसका मोटिव छोटा। तो कह सकते हैं कि मेरा जो इंटेंशन था वो अलग था, उसका इंटेंशन अलग था। इसके आधार पर क्रिमिनल लायबिलिटी डिसाइड की जाएगी, और इसीलिए आपकी सेक्शन 3 क्लॉज 6 को कंप्लीट करती है सेक्शन 3 क्लॉज 9, जो कहता है कि यदि, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉरी, इसको बोलते हैं सिमिलर इंटेंशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, समान आशय, ये किसके बारे में बातचीत करती है, समान आशय के बारे में बातचीत करती है, ठीक है ना। सिमिलर इंटेंशन, जिसको एक बहुत फेमस केस में भी डिफाइन किया गया है, महमूद शाह वर्सेस एम्परर। तो महमूद शाह वर्सेस एम्परर के केस में कॉमन सिमिलर इंटेंशन को, समान आशय को डिफाइन किया गया था। तो कुल मिलाकर के धारा 3 क्लॉज 5 सामान्य आशय को
और सेक्शन 3 क्लॉज 6 जो है तो समान आशय, ठीक है ना। इंग्लिश में देखोगे तो ये आपका कॉमन इंटेंशन है और ये आपका सिमिलर इंटेंशन है, सिमिलर इंटेंशन को बताती है। अब इसीलिए इसको कंप्लीट करता है अगला। तो चूंकि आपराधिक आशय ज्ञान व्यक्तियों का अलग अलग है तो दंड का निर्धारण भी अलग अलग किया जाएगा। इसीलिए आप देखो 3 क्लॉज 9 में लिखा हुआ है कि कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य में लगे हुए हैं तो फिर वहां पर उनके आपराधिक आशय और ज्ञान के आधार पर अलग अलग दंडों से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मान लो एक्स यदि मर जाता है तो चूंकि मेरा इंटेंशन मर्डर करने का तो मेरा मर्डर की धारा लगेगी और मेरे दोस्त का इंटेंशन मर्डर करने का नहीं था तो उसके ऊपर मान लो उपाधि वगैरह हर्ट वगैरह की सेक्शन लग जाएगी लेकिन मर्डर की धारा नहीं लगेगी। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जैसा कि वीरेंद्र कुमार ये महमूद शाह के केस में भी इसको बताया गया था, ठीक है ना। महमूद शाह का केस भी बहुत अच्छा केस है, इसको भी आप सिंपल तरीके से कि जैसे मान लीजिए कि भैया ये नदी बह रही थी और यहाँ पर एक व्यक्ति नाव में जो है तो दो व्यक्ति जो है तो नाव में वो नदी की घास काट रहे थे। वहां पर एक तीसरा व्यक्ति था, इसने मना किया भाई साहब ये घास मत काटो, ये हम लोग के एरिया की घास है, कहीं तुम और से जाकर के नदी घास काटो। तो इसने क्या किया कि पतवार से इसको मारने का प्रयास किया। तो इसने चिल्लाया तो इसका एक दोस्त यहाँ पे था और दूसरा साथी जो है तो यहाँ पे था। तो दोनों इसकी मदद के लिए दौड़े, एक ने नाव में व्यक्ति को गोली मारी, दूसरे ने दूसरे गोली मारी। अब एक ने गोली मारी, बली साहब जिसका नाम था, उसकी गोली से एक व्यक्ति मर गया तो बली साहब पाकिस्तान भाग गया। लेकिन महमूद शाह की गोली से दूसरा व्यक्ति घायल हुआ था, महमूद शाह पकड़ा गया। महमूद शाह के ऊपर कॉमन इंटेंशन की धारा लगा करके मर्डर के लिए भी और उपहत्या के लिए भी उसको दोषी बनाया गया। मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, ये सिमिलर है, यानी कि उनका आपराधिक आशय ज्ञान अलग अलग था, यानी उनके बीच कॉमन इंटेंशन नहीं था। इसलिए बली शाह जो भाग गया मर्डर करके वो पकड़ के आता है, उसको ही मर्डर की सजा होगी। लेकिन महमूद शाह को आप केवल ग्रीवियसली जो हर्ट किया है उसी के लिए उसको दोषी बनाया जा सकता है। तो ये आपकी पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे कहती है। अब अगली क्लॉज यहाँ पर है आपका 3 क्लॉज। तो ये मैंने आपको यहाँ पर आपका 3 क्लॉज 9 भी ऐसे साथ में, तो 3 क्लॉज 9 अलग अलग। अब अगला यहाँ पे है 3 क्लॉज 7। अब देखो 3 क्लॉज 7 में क्या हो रहा है, व्यक्ति एक ही है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति को ए को बी को मारना है, ए को बी को मारना है। तो ए ने क्या किया कि उसको दिन भर पीटा और रात भर खाने को नहीं दिया, फिर अगले दिन भर पीटा, रात भर, यानी अंशतः कार्य अंशतः लोभ, मारा भी और खाने को भी नहीं दिया, अंशतः कार्य अंशतः लोभ। अब देखो यहाँ पे अंशतः कार्य हो रहा है, अंशतः लोभ हो रहा है, ठीक है ना। और वो एक व्यक्ति ही कर रहा है, एक व्यक्ति ही ऐसा कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, परिणाम ये हो रहा है कि संयुक्त परिणाम में उस व्यक्ति का क्या, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति ये बचाव नहीं ले सकता है कि साहब मैंने मारा पर मैंने जान से नहीं मारा, पर तुमने मारा लेकिन खाना भी तो नहीं दिया, इलाज भी तो नहीं करवाया। तो एक तरह से तुमने अंशतः कार्य किया, अंशतः लोभ किया और परिणाम उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हत्या ही मानी जाएगी, इसको हम आपराधिक मानववध नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपने पार्टली एक्ट किया और पार्टली ओमिशन किया और आपके संयुक्त परिणाम, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हो कि कंबाइंड रिजल्ट, ज्वाइंट रिजल्ट, कंबाइंड शब्द यूज किया है, ज्वाइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ज्वाइंट रिजल्ट का ही ये परिणाम है जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे हत्या ही माना जाएगा। इसको हम ये आप बचाव नहीं ले सकते कि साहब ये आपराधिक मानववध है। क्लियर कहानी। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 3 क्लॉज 7। 3 क्लॉज 8 ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, जो कहता है आपका कि कोई आपराधिक कार्य, ठीक है ना, कोई आपराधिक कार्य कई कार्यों द्वारा। अब देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर कई कार्य हो रहे हैं प्लस कई व्यक्ति, और उनके बीच में क्या हो रहा है, सहयोग, कोऑपरेशन। जैसे मान लो एक को जहर दे के मारना है, ठीक है। तो राहुल, थोड़ा मैंने आपको एग्जांपल में शामिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं और राहुल ने डिसाइड किया कि यार हमें एक व्यक्ति से खुन्नस थी, मोहन नाम का व्यक्ति, उससे खुन्नस थी। तो हमने, राहुल ने डिसाइड किया कि इसको जहर दे के मारते हैं। राहुल ने कहा सर मैं अपने ऊपर पाप नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है राहुल, ऐसा करते सुबह तुम जहर देना, शाम को मैं दूंगा, ठीक है। और हम दोनों जहर देंगे, 2-4 दिन जहर देंगे, मर जाएगा।
तो अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे समझना, सुबह आपने दिया, शाम को मैंने दिया, तो हम कई कार्य कर रहे हैं, कई दो व्यक्ति हैं, मतलब मान लो हम 2-3 लोग और शामिल कर लिया, और सहयोग कोऑपरेशन, और मोहन मर गया, तो अब ऐसी कंडीशन में हमारे बीच क्या था, कोऑपरेशन था, सहयोग था, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल ये नहीं कहेगा साहब मैंने तो केवल हाफ मर्डर किया है, हाफ मर्डर तो आपने किया है, हम दोनों ने मिलकर फुल मर्डर किया है राहुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाफ नहीं है, दोनों मिलकर हमने फुल मर्डर किया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे बीच क्या है, कोऑपरेशन है, सहयोग है। तो सहयोग होने की वजह से यहाँ पर हमारे दोनों का जो आपराधिक दायित्व है वो इक्वल होगा। हम ये बचाव नहीं लेंगे कि हाफ मर्डर तो उसने किया, बोले साहब हम 4 व्यक्ति थे, तो देखा जाए तो 1/4 मर्डर मैंने किया, 1/4 इसने किया, 1/4 उसने किया, नहीं भैया, आप सभी का क्रिमिनल लायबिलिटीज बराबर माना जाएगा। तो ये आपका एलिस्टेशन जो है यहाँ पे कहता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका सेक्शन 3 क्लॉज 8। तो यहाँ पर वही चीज है कि कोई आपराधिक कार्य यहाँ पर कई व्यक्ति या तो अकेले अलोन या अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित सहयोग में करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपराधिक उत्तरदायित्व तो समान होगा, ठीक है। वहां पे जो एलिस्टेशन है, आप वो एलिस्टेशन को भी देख सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया 20 वाला, दूसरा एलिस्टेशन वही संयुक्त जेलर हैं, एक कैदी को बारी बारी दोनों दंड दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में मर गया तो बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा एलिस्टेशन महत्वपूर्ण है। जैसे तीसरा एलिस्टेशन क्या है, जैसे मान लो, अब यहाँ पर फिर से राहुल मैं आपको एग्जांपल मिलूंगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक जेल में जेलर हूँ, और मैं जैसे ही जेल में गया मुझे मोहन दिख गया, मोहन को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, ये आदमी को मैं जिंदा नहीं देखना चाहता, मैंने अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया इसको खाना मत देना और रोज पीटना, ठीक है। मेरी शिकायत हो गई कि साहब ये जेलर साहब ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा ट्रांसफर हो गया और मेरी जगह दूसरे जेलर राहुल भैया है। अब राहुल भैया भी है, अब देखो मैं और राहुल एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरा भी उस मोहन से खुन्नस था और राहुल का भी पुरानी खुन्नस थी। मोहन को देखते राहुल का भी दिमाग खून खौल गया, अरे ये आदमी यहीं पे है, इसको खाना मत देना, रोज मारना। अब हमें इस कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है, कोऑपरेशन नहीं है, और राहुल भी यही कर रहे हैं, और मान लो मोहन निकल लिए, ऊपर पहुंच गए। अब यहाँ पर मैंने जो किया है, क्योंकि हमारे बीच कोऑपरेशन नहीं है, मर गया पर आधा, तो मैंने जो किया था अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, और जो राहुल ने किया वो मर्डर हो जाएगा, क्योंकि कोऑपरेशन यहाँ पे मिसिंग है, तो आपराधिक उत्तरदायित्व तो डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये आपका सेक्शन 3 क्लॉज 8 कहती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेक्शन है ये चैप्टर 1 है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके।